दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेलकम टू द जंगल मूवी को। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट लगातार मिलता रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है वालिया नाम के एक शख्स से, जो इंडिया का बहुत बड़ा आदमी है। हाल ही में उसकी मुलाकात उसके दोस्त फाइनेंस मिनिस्टर से होती है। फाइनेंस मिनिस्टर उसे बताता है कि उसके पास जो हजारों करोड़ों की दौलत है, अब उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र पड़ चुकी है। इसीलिए अगर उसे बचना है तो उसे अपने पैसों की हेराफेरी करके भारी लॉस दिखाना पड़ेगा। वो कहता है, मैं तेरा दोस्त हूँ, इसीलिए तुझे पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन इस बार चुनाव है और हमारी सरकार के जीतने के चांस बहुत कम हैं। अगर दूसरी सरकार आ गई तो तेरे घर पर रेड पड़ना तय है। इसके बाद दोनों एक मीटिंग रखते हैं, जहां फैसला लिया जाता है कि वो लोग जानबूझकर एक फ्लॉप फिल्म बनाएंगे, जिसमें फ्लॉप डायरेक्टर से लेके फ्लॉप एक्टर्स तक हर कोई फ्लॉप होगा। अब बस यह तय करना है कि इस फ्लॉप फिल्म का बजट कितना बड़ा रखा जाए। वालिया को जल्द से जल्द अपना लॉस दिखाना था, इसीलिए फिल्म की तैयारी भी तुरंत शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले बुलाए जाते हैं इंडिया के दो सबसे बड़े फ्लॉप डायरेक्टर, जिनका नाम है देवदास। इन्होंने अब तक 15 फिल्म डायरेक्ट की है, लेकिन एक भी फिल्म ना एवरेज रही और ना ही हिट, बल्कि सारी की सारी फिल्में डिजास्टर साबित हुई। हालांकि इनकी फिल्मों का बजट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इनके पास जो स्क्रिप्ट है, अगर उस पर फिल्म बने तो उसका फ्लॉप होना लगभग तय है। इनकी टीम में ननसुक नाम का एक कैमरामैन भी है, जिसकी एक आंख थोड़ी खराब है और दूसरी पूरी तरह से खराब है, लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग उसी के जिम्मे है। उसे देखकर वालिया को पूरा यकीन हो जाता है कि यह फिल्म तो सुपर फ्लॉप होगी। अब सवाल आता है कि इस फिल्म का हीरो कौन होगा। इस पर देवदास बताता है कि एक एक्टर है जिसका नाम है राजीव। कभी वो इंडस्ट्री का टॉप हीरो हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। आजकल उसे सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में थोड़ा बहुत काम मिलता है और कमाई भी बहुत कम होती है। इसके बाद सभी लोग राजीव से मिलने पहुंच जाते हैं। उस समय राजीव एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है। शूटिंग खत्म होने के बाद उसे सिर्फ 2,000 रुपये मिलते हैं। तभी देवदास वहां पहुंच जाते हैं, जो उसे अपनी नई फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं। यहाँ राजीव बिना स्क्रिप्ट सुने ही फिल्म के लिए हाँ कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी देवदास और उनकी टीम उसे कहानी सुनाने लगते हैं। जैसे ही कहानी शुरू होती है, राजीव वहां सो जाता है। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि राजीव सो नहीं रहा, बल्कि गहरी सोच में डूबा हुआ है। इसके बाद वो एक और बात बताता है कि फिल्म में किसी भी तरह का लव एंगल नहीं होगा और राजीव कोई रोमांटिक सीन नहीं करेगा। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। अब कहानी 5 साल पीछे चली जाती है। तब राजीव को नादिया नाम की लड़की से सच्चा प्यार था। दोनों रिलेशनशिप में थे। वहीं राखी नाम की एक लड़की राजीव को बहुत पसंद करती थी, लेकिन राजीव सिर्फ नादिया से ही प्यार करता था और उसके लिए पूरी तरह लॉयल था। लेकिन एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से नादिया को लगा कि राजीव राखी से प्यार करता है और उसे धोखा दे रहा है। इसी गलत फहमी की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। तब से राजीव ने ना तो कोई गर्लफ्रेंड बनाई और ना ही किसी फिल्म में रोमांटिक सीन किए। राजीव का असिस्टेंट ये सारी बातें सबको बता देता है और जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, उसी वक्त राजीव उठ जाता है। अब बात होती है उसकी फीस की। राजीव कहता है, मैं 50 लूंगा। इतना सुनते ही वालिया की बेटी जेनी हाँ कहती है, हम आपको 50 करोड़ रुपए देंगे। यहाँ सुनकर राजीव और उसका असिस्टेंट दोनों हैरान रह जाते हैं। असिस्टेंट धीरे से पूछता है, तुमने 50 लाख सोचा था ना? लेकिन राजीव कहता है, मैंने तो 500 रुपये सोचे थे। इतनी बड़ी रकम सुनकर राजीव के मन में लालच आ जाता है। फिर वो कहता है, 50 करोड़ फिल्म शुरू होने से पहले, 50 करोड़ फिल्म के बीच में और 50 करोड़ फिल्म खत्म होने के बाद चाहिए। इस पर भी जेनी मान जाती है और कहती है, हम तुम्हें कुल 200 करोड़ रुपए देंगे। यहाँ सारी बातें खत्म होने के बाद सीन देवदास की तरफ शिफ्ट होता है। वो आराम से बैठे होते हैं। तभी रोमियो नाम के एक शख्स का उन्हें बार बार फोन आने लगता है, लेकिन देवदास और उनकी टीम हर बार उसका कॉल कट कर देते हैं, क्योंकि असल में रोमियो एक बहुत बड़ा डॉन है। अब रोमियो के आदमी देवदास को उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि देवदास ने उससे 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे। यहीं पर रोमियो और अन्ना की एंट्री होती है। तब पता चलता है कि रोमियो और अन्ना उदय और मजनू भाई के भाई हैं। और जैसे मजनू भाई को पेंटिंग बनाने का शौक है, वैसे ही रोमियो भाई को भी पेंटिंग बनाने का शौक है। रोमियो ने एक नई पेंटिंग बनाई होती है, जिसमें गधे के ऊपर घोड़ा बना हुआ होता है। देवदास उस पेंटिंग की जम के तारीफ करते हैं। तभी रोमियो और अन्ना को पता चलता है कि यहाँ लोग एक नई फिल्म बना रहे हैं और उन्हें नए एक्टर्स की तलाश है। यह सुनकर रोमियो और अन्ना सोचते हैं कि क्यों ना वो भी फिल्मों में एक्टिंग करें।
फिर वो देवदास से कहते हैं, हमें अपने 2.5 लाख रुपए नहीं चाहिए, बस इस फिल्म में काम चाहिए और लीड रोल भी चाहिए। देवदास तुरंत इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है। वो कहते हैं, बाकी लोगों को यहाँ पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों डॉन हो। अगर उनको यहाँ सब पता चल गया तो फिल्म ना बनेगी और ना ही कोई इसमें काम करेगा। इसीलिए तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करके चलना होगा। रोमियो और अन्ना इस बात के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद फिल्म की ग्रैंड ओपनिंग होती है, जिस पर वालिया ने ढेर सारा पैसा खर्च किया होता है। यहीं पर हमें बताया जाता है कि इस फिल्म का हिस्सा कौन कौन है। राजीव को भी रोमियो और अन्ना के बारे में पता चल जाता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि दोनों सिर्फ साइड एक्टर्स हैं। वहीं रोमियो और अन्ना को भी यही बताया जाता है कि राजीव भी सिर्फ एक साइड एक्टर हैं। उधर देवदास हीरोइन की तलाश में होते हैं। तभी वालिया कहता है कि मेरी बेटी जेनी इस फिल्म की हीरोइन बनेगी, और अगर जेनी हीरोइन बनेगी तो ये फिल्म 100% फ्लॉप होगी। इसके बाद एक और एक्ट्रेस की एंट्री होती है, जिसका नाम नादिया है, और वो भी इस फिल्म का हिस्सा होती है। उसे देखकर राजीव बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि दोनों का रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था। अब फिल्म शुरू होने से पहले सभी एक्टर्स की ट्रेनिंग होने वाली होती है, क्योंकि ये एक आर्मी बेस्ड फिल्म है। इसीलिए पहले सभी को ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद ही शूटिंग शुरू होती है। इन सभी को ट्रेनिंग देने वाली होती है तेजस्विनी, जिसे सभी लोग तेजा कहकर बुलाते हैं। तेजा बहुत ही सख्त और खतरनाक इंसान है। वो किसी पर भी जरा भी दया नहीं करती, चाहे कोई उम्र दराज हो या फिर कितना भी कमजोर क्यों ना हो। यहीं पर हमें पता चलता है कि तेजा सिर्फ फिल्म की तैयारी नहीं करवा रही, बल्कि सभी को असली आर्मी जैसी ट्रेनिंग दे रही है, जिससे धीरे धीरे यहाँ सभी लोग पहले से ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। इसी दौरान राजीव और अन्ना के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है, क्योंकि दोनों ही खुद को लीड रोल में देखना चाहते हैं। आखिरकार इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और अब फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाती है। शुरुआत में राजीव ही पूरी फिल्म संभाल लेता है, क्योंकि उसकी एक्टिंग और एक्शन सीक्वेंस काफ़ी शानदार होते हैं। इसी वजह से शुरुआत के ज़्यादातर सीन उसी के हिस्से में आते हैं, लेकिन अन्ना को भी अपने हिस्से का रोल चाहिए था। राजीव हर हाल में कैमरे के सामने रहना चाहता था और चाहता था कि इस फिल्म में सबसे ज़्यादा उसी के सीन हों। इसीलिए उसने खतरनाक स्टंट भी खुद ही करने शुरू कर दिए। यहाँ स्टंट राजीव के अलावा कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ सब देखकर अन्ना को बहुत बुरा लगता है। वो भी ऐसे ही सीन करना चाहता था। अब देवदास मान जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हारा भी एक स्टंट शूट करते हैं। जिस हेलीकॉप्टर पर राजीव लटका हुआ था, उसी हेलीकॉप्टर पर अन्ना को भी लटका दिया जाता है, लेकिन अन्ना को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। इसीलिए वो बुरी तरह घबरा जाता है और कहता है, मैं ऐसा कोई सीन नहीं करूंगा। इसके बाद उसे नीचे उतार दिया जाता है। अब फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में एक नई बात पता चलती है। स्क्रिप्ट के मुताबिक बीच फिल्म में राजीव का किरदार कुछ विलन्स के हाथों में मारे जाने वाला था, लेकिन जैसे ही राजीव को यह बात पता चलती है, वो फैसला कर लेता है कि वो किसी भी हालत में नहीं मरेगा। इसके बाद शूटिंग शुरू होती है। राजीव पर ढेर सारी गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन वो मरता ही नहीं। जब उससे पूछा जाता है कि आखिर वो मर क्यों नहीं रहा, तो राजीव कहता है, मैं मरने में जान डाल रहा हूँ। उधर वालिया बहुत खुश होता है, क्योंकि वो अपना लॉस दिखाना शुरू कर चुका था। लेकिन तभी उसके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ जाती है और घर की हर चीज इनकम टैक्स वाले अपने साथ ले जाते हैं। अब वालिया पूरी तरह कंगाल हो चुका था, इसीलिए वो तुरंत अपने मैनेजर दुबे को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूँ। अब मैं इस फ़िल्म में एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। हो सके तो इस फ़िल्म को जल्द से जल्द पूरा करो। अब मुझे फ्लॉप फ़िल्म नहीं बनानी, बल्कि एक हिट फ़िल्म चाहिए, क्योंकि अब यहाँ फ़िल्म मुझे फिर से करोड़पति बना सकती है। दुबे वालिया की सारी बातें देवदास को बता देता है। यह सुनकर देवदास पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि एक दिन में पूरी फ़िल्म करना नामुमकिन था। अभी तक फिल्म की सिर्फ 10% शूटिंग हुई थी और उसे पूरा करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए था। अगर नॉर्मल एक्टर्स होते तो शायद बात बन भी जाती, लेकिन इनके साथ जितने भी एक्टर्स थे वो सभी एक से बढ़कर एक नमूने थे। ऐसे में एक दिन में पूरी फिल्म खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती थी। उधर सभी एक्टर्स एक साथ बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि आखिर उन्हें कितना रोल मिलेगा। तभी उन्हें बताया जाता है कि अब पूरी फिल्म सिर्फ एक ही दिन में शूट होगी और उसी एक दिन में उसे पूरा भी करना होगा। यहाँ सुनते ही सभी एक्टर्स के बीच जमकर बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ मौजूद कोई भी एक्टर दूसरे एक्टर से ना खुश था और ना ही उसके काम से। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि अब सब लोग हाथापाई करने वाले होते हैं। तभी देवदास बीच में आते हैं और कहते हैं, अगर तुम लोग इसी तरह लड़ते रहे तो किसी को भी एक पैसा नहीं मिलेगा। वैसे भी इन सभी को बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी, इसीलिए सब लोग तुरंत शांत हो जाते हैं और देवदास की बात मानने लगते हैं। देवदास कहते हैं, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हम 24 घंटे के अंदर यहाँ फिल्म पूरी करके दिखाएंगे। इसके बाद वो बताते हैं कि अब शूटिंग एक रियल लोकेशन पर होगी, जहाँ रियल गांव के लोग मौजूद होंगे। दरअसल वो लोग एक असली गांव में शूटिंग करने वाले थे, लेकिन किसी भी एक्टर को यहाँ नहीं बताया गया
कि वहाँ रहने वाले लोग एक्टर नहीं बल्कि असल गांव के लोग हैं। इस गांव की लोकेशन डोमिनिक ने बताई थी, लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी। वो कहता है यहाँ गांव बहुत खतरनाक है, यहाँ अक्सर डाकुओं का हमला होता रहता है। अगर तुम लोग शूटिंग के लिए गए और उसी समय डाकू आ गए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी गांव की तरफ। इस गांव का नाम है आज़ादगंज, जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर मौजूद है। इसी गांव में जतारा नाम का एक खतरनाक डाकू अक्सर हमला करता रहता है। उसकी बड़ी फौज है और उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। यानी आज़ादगंज नाम का तो आज़ाद है, लेकिन असल में आज तक आज़ाद नहीं हो पाया। इसी गांव में अब्दुल्ला और हुसैन नाम के दो आदमी रहते हैं जो जतारा के लिए गद्दारी करते हैं। गांव में जो कुछ भी होता है उसकी हर खबर यह दोनों जतारा तक पहुंचा देते हैं। जतारा अक्सर इस गांव में आता है, गांव वालों को लूटता है और उनका सामान छीन लेता है और उन पर हर तरह के जुल्म करता है। इसी गांव में हमें जोया नाम की एक औरत दिखाई जाती है, जिसकी एक बेटी भी है। जोया के पति को कुछ डाकुओं ने मार दिया था। तब से जोया सिर्फ एक ही सपना देखती है कि किसी तरह उसका आज़ादगंज सच में आज़ाद हो जाए। वहीं जतारा जोया को पसंद करता था, लेकिन जोया ने हमेशा उसे ठुकराया है। फिर भी जतारा उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो चाहता है कि जोया अपनी मर्जी से उसे स्वीकार करे और उसके साथ रहने लगे। जोया की बेटी का नाम उर्फी है। बचपन में ही उसकी आवाज़ चली गई थी, इसी वजह से वो बोल नहीं पाती। उधर गांव वाले डाकुओं के हमले से हमेशा डरे रहते थे और ठीक से अपनी जिंदगी भी नहीं जी पाते। अगले सीन में देवदास सोचता है कि ऐसा थोड़ी होगा, जिस दिन वो लोग शूटिंग के लिए आज़ादगंज जाएंगे उसी दिन डाकू भी हमला करने आ जाएंगे। इसीलिए वो निश्चिंत होकर शूटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। 3 हेलीकॉप्टर्स की मदद से सभी लोग आज़ादगंज पहुंच जाते हैं। उनकी योजना थी कि फिल्म एक कैमरे से नहीं बल्कि पूरे गांव में अलग अलग कैमरे लगाकर शूट की जाएगी, यानी बिल्कुल बिग बॉस की तरह। इसके बाद सभी एक्टर्स को उनके सीन समझा दिए जाते हैं कि यहाँ कुछ टेररिस्ट हमला करेंगे और उन्हें मिलकर उन टेररिस्टों को मारना होगा। गांव पहुंचते ही इनकी मुलाकात अब्दुल्ला और हुसैन से होती है। इन लोगों को ऐसा लगा कि यही वो लोग हैं जिन पर उन्हें हमला करना है और इन्हीं को मारना है। लेकिन तभी अब्दुल्ला इनके सामने झुक जाता है और कहता है, मैं आपको गांव तक लेकर चलता हूं। आज के बाद मैं कभी गांव वालों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अब मैं इन्हीं का साथ दूंगा। इसके बाद अब्दुल्ला जतारा के बारे में सब कुछ बता देता है। जब इन लोगों को जतारा का नाम सुना तो इन्हें लगा कि शायद फिल्म का विलन यही होगा। इसके बाद सारे एक्टर्स गांव वालों से मिलते हैं। इन सभी को ऐसा लग रहा था कि ये पूरा एक फिल्मी सेटअप है और गांव के सभी लोग अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। इसीलिए जब गांव वाले अपना दुख और परेशानी बताते हैं तो एक्टर्स को लगता है कि यहाँ लोग कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। तभी राजीव की नज़र कैमरे पर पड़ती है और उसके अंदर का हीरो जाग जाता है। वो कैमरे के सामने जोर से कहता है, मैं सारे गांव वालों को जतारा से बचाऊंगा। तभी जोया उसके पास आती है और कहती है, तुम 20 साल से कहाँ थे? 20 सालों से हमारे गांव पर जुल्म हो रहा है। हम सब बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उधर सभी एक्टर्स को अब भी यही लग रहा था कि जोया कमाल की एक्टिंग कर रही है। उसे देखकर नादिया भी कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारा करियर खा जाएंगी। इधर देवदास को एक ही दिन में फिल्म पूरी करनी थी, लेकिन उन्होंने किसी भी एक्टर को पूरा रोल नहीं समझाया था, बस सिचुएशन बता दी थी और बाकी का काम राजीव अपने हिसाब से कर रहा था। वो कैमरे के सामने लगातार दमदार डायलॉग बोल रहा था, क्योंकि उसे फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा सीन चाहिए था। तब देवदास सोचते हैं कि अब फिल्म को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, इसीलिए सीधा क्लाइमैक्स शूट किया जाए। वो कहते हैं, हमें 3-4 लोग चाहिए जो विलन बनकर आए और इन लोगों से फाइट करें। फिर सब लोग तय करते हैं कि 4 लोगों को तुम ढूंढ कर लाओ और 4 लोगों को मैं लेकर आता हूँ और इसके बाद एक फाइटिंग सीन शुरू करेंगे और यहीं फिल्म खत्म कर देंगे। इसके बाद सभी लोग विलन ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन तभी जतारा के 4 गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर देवदास को लगता है कि इन्हें शायद उन्हीं की टीम लेकर आई है, इसीलिए वो कहते हैं, बहुत बढ़िया, ये काम किसने किया है? उन चारों के आते ही सारे एक्टर्स उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बुरी तरह पीटने लगते हैं, क्योंकि किसी को अपना रोल नहीं बताया गया था, सिर्फ सिचुएशन बताई गई थी। इसीलिए हर कोई कैमरे में दिखना चाहता था और ज़्यादा से ज़्यादा सीन करना चाहता था। किसी तरह वो चारों गुंडे वहां से भाग निकलते हैं और सीधे जतारा के पास पहुंचते हैं। इधर देवदास सोचते हैं कि अब फिल्म में एक गाना रख देते हैं और उसके बाद फिल्म खत्म कर देंगे। फिर एक गाना शूट होता है जिसमें पूरा गांव खुश नजर आता है। देवदास को लगता है कि अब फिल्म हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही है, लेकिन गांव वालों को इन नकली सैनिकों से बहुत उम्मीदें हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि यही लोग उन्हें बचाएंगे, लेकिन तभी जतारा अपने असली गुंडों के साथ गांव के पास पहुंच जाता है। इस बार सिर्फ 4 लोग नहीं बल्कि सैकड़ों गुंडे उसके साथ आए थे। उन्हें देखकर राजीव अब भी अपने किरदार में रहता है और जतारा के सामने भी डायलॉग बोलना शुरू कर देता है,
लेकिन तभी देवदास को समझ आता है कि यहाँ फिल्म वाले विलन नहीं बल्कि असल में गुंडे हैं, और जिस जतारा का नाम वो सुनते आ रहे थे वो यही हैं। इसके बाद देवदास धीरे धीरे सभी एक्टर्स को बता देते हैं कि सामने खड़ा आदमी सचमुच एक डाकू है, लेकिन राजीव को अभी भी कुछ नहीं बताया जाता। थोड़ी देर बाद जब जतारा सचमुच गोली चलाना शुरू करता है, तब जाकर राजीव को यकीन होता है कि यहाँ कोई एक्टिंग नहीं बल्कि असल खतरा है। अब उसे लगने लगता है कि जतारा सबसे पहले उसी को मारेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डायलॉग उसी ने मारे थे। इसीलिए सभी लोग मिलकर यहाँ तय करने लगते हैं कि उनकी टीम में से जतारा से बात करने कौन जाएगा, और आखिर में सबकी नज़र दिलहर मेहंदी पर जाती है। लेकिन मेहंदी कहते हैं कि दिलेर नाम रखने से कोई दिलेर नहीं हो जाता। मेरी पत्नी का नाम शांति है, लेकिन वो हमेशा चपड़ चपड़ करती रहती है, और मेरी साली का नाम शर्मिला है, लेकिन उससे ज़्यादा बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब ना चाहते हुए भी राजीव को ही जतारा के पास जाना पड़ता है और उसी से बात करनी पड़ती है। उधर गांव वालों को अब तक बात समझ आ चुकी थी कि यहाँ लोग असल के सैनिक नहीं बल्कि नकली सैनिक हैं, जो जतारा के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। अब इन लोगों को किसी तरह जतारा को खुश करना था ताकि वो इन्हें जिंदा छोड़ दे। इसीलिए जेनी, नादिया और राजीव तीनों जतारा के सामने डांस करने लगते हैं ताकि उनका मन पिघल जाए, लेकिन जतारा का मन नहीं बदलता और वो अब इन सबको मारना चाहता था। तभी जोया सामने आती है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम लोग असल के सैनिक नहीं हो और शायद हमें कभी बचा भी नहीं पाओगे। तुमने हम लोगों को धोखा भी दिया है, लेकिन तुम भी इंसान हो और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मरो। इसके बाद जोया जतारा से कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ सुनते ही जतारा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे तो यही चाहिए था। मैं शाम 5:30 बजे वापस आऊँगा, तुम तैयार रहना। और तब तक ये सारे नकली सैनिक यहाँ से चले जाएं। इतना सुनते ही सभी एक्टर्स वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर के पास पहुँचते हैं तो उनकी टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक टीम का कहना था कि उन्हें जोया और गांव वालों का साथ देना चाहिए, जबकि राजीव और उसके साथी कहते हैं कि यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहीं रुके तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन अन्ना की टीम इस बात से सहमत नहीं होती। वो कहते हैं, जोया ने हमारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अब हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हम गांव वालों का साथ देंगे। लेकिन राजीव और उनके साथी फिर भी नहीं मानते। तभी जोया उनके पास आती है। पहले सबको लगता है कि शायद वो भी उनके साथ जाने वाली है, लेकिन जोया कहती है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो पूरे गांव की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी बेटी उर्फी को अपने साथ ले जाओ। ये बोल नहीं सकती, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी तो जी पाएगी। इसके बाद राजीव उर्फी को अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही अचानक उर्फी की आवाज़ वापस आ जाती है और वो जोर जोर से माँ माँ चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ अन्ना की टीम गांव पहुंच जाती है, जहां जतारा के कई आदमी अभी भी गांव वालों पर जुल्म कर रहे थे। अन्ना और उनके साथी धीरे धीरे उन सभी गुंडों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब जतारा के आदमी इन सब पर भारी पड़ने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि अन्ना की पूरी टीम यहीं मारी जाएगी। तभी राजीव अपने साथियों के साथ वहां हीरो वाली एंट्री करता है और आते ही जतारा के आदमियों पर टूट पड़ता है। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और यहाँ लोग जतारा के सभी आदमियों को मार गिराते हैं। इस तरह यहाँ लड़ाई तो जीत जाते हैं, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जतारा अभी भी जिंदा था और उसके साथ बहुत सारे आदमी अभी भी मौजूद थे। जबकि इन लोगों के पास इतना हथियार और बारूद भी नहीं था कि वो जतारा का सीधा मुकाबला कर सके। तभी अब्दुल्ला कहता है, मुझे जतारा के उस गोदाम के बारे में पता है जहां उसके सारे हथियार और बारूद रखे हैं। इसके बाद सभी लोग उस गोदाम की तरफ निकल पड़ते हैं। जब गोदाम की तलाशी ली जाती है तो वहां उन्हें कुछ भारतीय सैनिक मिलते हैं जो पिछले 15 सालों से वहीं कैद थे। इन्हीं के बीच राजीव का मुकाबला अपने पिता विश्वजीत कोहली से होता है, जो 15 सालों से लापता थे और राजीव उन्हें लगातार ढूंढ रहा था। लेकिन विश्वजीत की जुबान काट दी गई थी, इसी वजह से वो तुतलाकर बोलते हैं और ज़्यादा बात नहीं कर पाते। सबसे पहले विश्वजीत कर्नल को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आज़ादगंज पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन हम पहले गांव के सभी लोगों को बचाकर बॉर्डर तक पहुंचाएंगे। आप 20 मिनट बाद आज़ादगंज पर एयर स्ट्राइक कर दीजिए और पूरे इलाके को ख़त्म कर दीजिए। कर्नल इस योजना के लिए तैयार हो जाते हैं। अब 20 मिनट के अंदर सभी गांव वालों को बॉर्डर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, तभी उनकी जान बच सकती थी। इसी बीच जतारा अपने बहुत सारे आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और सभी पर हमला करने लगता है, लेकिन इस बार सारे एक्टर्स और भारतीय सैनिक मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। अब विश्वजीत कोहली और उनके सैनिक भी लड़ाई में शामिल हो चुके थे। इसी वजह से यह लोग धीरे धीरे जतारा के आदमियों पर भारी पड़ने लगते हैं। आखिरकार लड़ाई जीतने के बाद ज़्यादातर लोग बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दो लोग अब भी पीछे रह जाते हैं। पहले विश्वजीत कोहली, जो अब भी जतारा के लोगों से लड़ रहे थे, और दूसरी उर्फी, जो जंगल में कहीं खो गई थी।
तभी विश्वजीत की नज़र उर्फी पर पड़ती है और वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय जतारा अपने आदमियों के साथ विश्वजीत तक पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। विश्वजीत एक एक करके जतारा के सभी आदमियों को मार गिराते हैं और आखिर में सिर्फ जतारा बचता है। इसके बाद विश्वजीत और जतारा के बीच आमने सामने की जबरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन आखिर में विश्वजीत जतारा को हरा देता है और उसे धूल चटा देता है। लड़ाई के दौरान ही विश्वजीत उर्फी से कह देते हैं कि वो तुरंत बॉर्डर की तरफ भाग जाए। उर्फी वैसा ही करती है और किसी तरह सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंच जाती है। कुछ ही देर बाद आज़ादगंज पर एयर स्ट्राइक हो जाती है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा आज़ादगंज तबाह हो जाता है। सबको लगता है कि इस धमाके में विश्वजीत कोहली शहीद हो गए। यहाँ देखकर राजीव बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसे अपने पिता मिले थे और अब उसे लगा कि उसने उन्हें फिर से खो दिया। लेकिन तभी अचानक पीछे से विश्वजीत आ जाते हैं और कहते हैं, मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ। इसके बाद विश्वजीत सुपारी खाते हैं और उनकी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो तुतलाना बंद कर देते हैं और सभी को एक शानदार स्पीच देते हैं। थोड़ी देर बाद कर्नल भी वहां पहुंच जाते हैं। विश्वजीत उनसे भी सुपारी खाते हुए बात करते हैं। तब कर्नल कहते हैं, सुपारी थूक कर बात करो, ये बैड मैनर्स है। इतना सुनते ही विश्वजीत सुपारी थूक देते हैं और फिर से तुतलाकर बोलना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ थी वेलकम टू द जंगल मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको यहाँ स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और आप ऐसे ही नई मूवीज़ और वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।